नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका भविष्य की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं और बहुत से छात्रों की मांग थी कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के ऊपर अध्ययन किया जाए। तो हम अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नई श्रृंखला स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे। मित्रों देखिए, अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इस टॉपिक में से कम 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और ये जो टॉपिक है, अगर हम रीट की बात करें तो रीट की यूनिट फर्स्ट जो है, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे वो लेवल 2 हो, यूनिट फर्स्ट जो है वो पूर्णतया बाल विकास को समर्पित है। देखिए साथियों, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान जो है, बालक के गर्भावस्था से लेकर बालक की प्रौढ़ावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तन, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो संवेगात्मक हो, या अन्य जो परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं, वे सारे परिवर्तन बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। और हम भी इस टॉपिक के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप में सभी विषयों को, सभी आयामों को हम विस्तृत चर्चा करेंगे उनके ऊपर। और इस टॉपिक के अंत में ढेर सारे प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार की जा रही है जो आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि जब हम इन टॉपिक्स को पूर्णतया अध्ययन कर लेंगे, इनका अधिगम कर लेंगे और उन प्रश्नों के द्वारा जब हम अपना स्वमूल्यांकन कर लेंगे, तो ये जो टॉपिक है ये हमें बहुत ही आसान प्रतीत होने लगेगा। तो मित्रों, जब हम बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के इतिहास के ऊपर चर्चा करें कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का शब्द आया कहाँ से। हमने बाल विकास शब्द की बात की है, ये बाल मनोविज्ञान कब हो गया और कैसे हो गया। तो मित्रों, जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो बाल विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी दार्शनिक प्लेटो के द्वारा किया गया। और यूनानी दार्शनिक प्लेटो के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था रिपब्लिक। और इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले बाल विकास शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने केवल बाल विकास शब्द का प्रयोग किया है, बाल विकास के ऊपर अध्ययन अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। 18वीं शताब्दी में स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक पेस्टालोजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के ऊपर क्रमबद्ध अध्ययन किया, उसका ऑब्जर्वेशन किया और उस अध्ययन के पश्चात उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी। और इस पुस्तक में इन्होंने बालक के वैज्ञानिक पक्ष के ऊपर जोर दिया। बाल विकास का जो वैज्ञानिक पक्ष है वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा होता है, इसके ऊपर इन्होंने प्रकाश डाला इस पुस्तक के द्वारा जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। तो देखिए, प्लेटो साहब ने अपनी पुस्तक में केवल बाल विकास शब्द का प्रयोग किया और प्लेटो साहब दार्शनिक थे तो इन्होंने दार्शनिक आधार पर बाल विकास की बात की। लेकिन जब हम बाल विकास के वैज्ञानिक पक्ष की बात करते हैं तो वैज्ञानिक पक्ष का जो प्रयोग है वो 18वीं शताब्दी में स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक पेस्टालोजी के द्वारा किया गया। और इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। और इस पुस्तक में इन्होंने बाल विकास के वैज्ञानिक पक्ष पर प्रकाश डाला। इसीलिए हम पेस्टालोजी को बाल विकास की वैज्ञानिक विचारधारा का जनक मानते हैं। बाल विकास की वैज्ञानिक विचारधारा का हम जनक मानते हैं। किसे मानते हैं? पेस्टालोजी साहब को। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर क्रमबद्ध अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखी बेबी बायोग्राफी जिसमें इन्होंने सबसे पहले बाल विकास के वैज्ञानिक पक्ष पर प्रकाश डाला। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद में मनोवैज्ञानिक आते हैं स्टैनली हॉल साहब।
स्टेनली हॉल साहब ने 1894, 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम, 1894 में एक सोसाइटी, एक समिति का गठन किया जिसका नाम रखा चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। और इस चाइल्ड स्टडी सोसाइटी के अंतर्गत इन्होंने बाल विकास के ऊपर बहुत से अध्ययन किए और अपनी टीम के द्वारा इन्होंने शोधों को करते हुए बाल विकास के ऊपर प्रकाश डाला, बाल विकास के वैज्ञानिक पक्ष पर प्रकाश डाला, बाल विकास के अन्य जो पक्ष है उनके ऊपर भी प्रकाश डाला। तदुपरांत 1904 में बाल विकास के स्थान पर बाल मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ये देखिएगा, 1904 में बाल विकास के स्थान पर बाल मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। यह प्रश्न बनता है कि बाल विकास के स्थान पर बाल मनोविज्ञान कब प्रयोग में आया? तो 1904 में। और जब बाल विकास के स्थान पर हमने बाल मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग कर दिया तो 1908 में बाल मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की शाखा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। और ये जो सारा प्रयास था, ये सारा प्रयास तत्कालीन जो मनोवैज्ञानिक थे, चाहे स्टेनली हॉल हो या उनकी टीम या उस समय के जो मनोवैज्ञानिक थे, उन सभी के अथक प्रयास और अथक मेहनत के द्वारा जो उन्होंने कार्य किए बाल विकास के ऊपर, उसका परिणाम था। इसीलिए स्टेनली हॉल साहब को हम बाल मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो स्टेनली हॉल। और अगर ये पूछा जाता है कि बाल मनोविज्ञान के वैज्ञानिक पक्ष पर प्रकाश डालने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, तो पेस्टालोजी। चलिए, अब हम बाल विकास की जब हम बात करते हैं तो बाल विकास में मुख्यतया दो शब्द हमारे सामने आते हैं। एक शब्द होता है अभिवृद्धि और एक होता है विकास। इन दो शब्दों पर ज़्यादातर चर्चा होती है और छात्रों के समक्ष एक प्रश्न होता है कि अभिवृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। देखिए मित्रों, अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ और विकास मतलब डेवलपमेंट। हम इसका आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले हम अभिवृद्धि की परिभाषा देखें कि अभिवृद्धि किसे कहते हैं। तो अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतया शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। बालक के शरीर और उसके जो अंग हैं, उन अंगों में, अंगों के भार में, उनके आकार में जो परिवर्तन हो रहा है, उनके आकार में जो वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि के लिए हम अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। और इस अभिवृद्धि को नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। देखिए, जब बालक जन्म लेता है तो सामान्यतया बालक का जो जन्म के समय बालक का वजन होता है 3.5 किलो। और जैसे जैसे बालक बड़ा होता चला जाता है उसके भार में वृद्धि होती जा रही है। तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? वृद्धि। भार में वृद्धि हो रही है, भार में विकास नहीं हो रहा है। देखिए, हम जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तब भी हम उन शब्दों के द्वारा ही उसको डिफाइन कर लेते हैं। उसके भार में वृद्धि हो रही है। जब बालक का जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा उसके आकार में वृद्धि हो रही है, बालक की लंबाई बढ़ रही है, तो उसको हम नाप सकते हैं। बालक के वजन को हम तोल सकते हैं। तो जिसको नापा जा सके, जिसको तोला जा सके, वो क्या कहलाएगी? अभिवृद्धि कहलाएगी। ये जो अभिवृद्धि है वो हमें दिखाई देती है, हम उसको देख सकते हैं। ये अभिवृद्धि क्या होती है? ये अभिवृद्धि परिमाणात्मक होती है। परिमाण मतलब जिसका नाप किया जा सकता है। और ये जो अभिवृद्धि है वो एक निश्चित आयु तक आने के पश्चात रुक जाती है, लगातार नहीं होती है। ये जो अभिवृद्धि है आजन्म नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत चलती रहेगी। बालिकाओं में जो बालिका की लंबाई है वो लगभग 16 वर्ष की आयु तक बालिका अपनी लंबाई को पूर्णतया प्राप्त कर लेती है, जबकि बालक जो हैं वो 18 वर्ष की आयु तक अपनी लंबाई को पूर्णतया प्राप्त कर लेते हैं। बालक के वजन में भी परिवर्तन होता रहता है और जो वजन है वो लगभग किशोरावस्था तक
बालक का जो वजन होता है वो एक बार रुक सा चला जाता है। तो बालक के जो वृद्धि जो होगी वो एक निश्चित आयु तक, एक निश्चित सीमा तक होती है। इसीलिए सोरेनसन साहब ने कहा कि अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष को स्पष्ट करती है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है सोरेनसन की कि अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष को स्पष्ट करती है। अब हम विकास की बात करते हैं, तो विकास किसे कहते हैं? हरलोक महोदया का एक कथन है। हरलोक ने कहा कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। देखिए, समझिए इस चीज को कि विकास जो है वो केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। इसका मतलब क्या है कि विकास के अंदर अभिवृद्धि शामिल है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्यों की ओर परिवर्तन का एक प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। देखिए क्या कहना चाह रही हैं कि अभिवृद्धि जो है वो विकास जो है वो अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। मतलब कि अभिवृद्धि तो हो ही रही है, अभिवृद्धि के साथ साथ विकास भी हो रहा है। तो विकास की जो प्रक्रिया है उसमें अभिवृद्धि भी शामिल होती है, विकास में अभिवृद्धि भी शामिल है। लेकिन इसमें बालक के परिपक्वता के लक्ष्य की ओर जो परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है वो निहित रहता है। जब तक कि बालक परिपक्व अवस्था तक पहुंचता है, उस अवस्था तक पहुंचने में बालक के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं और उन परिवर्तनों का जो प्रगतिशील क्रम है वो इस विकास के अंदर निहित रहता है। इसका मतलब उस अभिवृद्धि के साथ साथ जो बालक के अंदर अन्य जो परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो मानसिक परिवर्तन हो, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे वो संज्ञानात्मक परिवर्तन हो, चाहे वो संवेगात्मक परिवर्तन हो, इन सभी परिवर्तनों का जो एक निश्चित क्रम है वो इस विकास के अंदर निहित है। ये कहना है हरलोक महोदया का। इसीलिए कहा जा रहा है कि विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता तो अवश्य है, परंतु यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन को विशेष रूप से व्यक्त करता है। कि विकास का जो संबंध है वो अभिवृद्धि से होता तो अवश्य है, परंतु यह शरीर के अंगों में होने वाले अन्य जो परिवर्तन हैं उनको विशेष रूप से व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करता है? तो देखिए, इस कथन में ही अभिवृद्धि और विकास के अंदर अंतर भी स्पष्ट किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि बालक की हड्डियों के आकार में, बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं, ये अभिवृद्धि है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, बालक की हड्डियां भी बढ़ रही हैं निश्चित रूप से। तो बालक की हड्डियों के जो आकार में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या है? वो अभिवृद्धि है। लेकिन उस अभिवृद्धि के साथ साथ उस हड्डी में जो मजबूती आ रही है, जो कड़ापन आ रहा है, वो जो मजबूती, वो जो कड़ापन है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आकार में वृद्धि हमें दिखाई दे रही है, लेकिन उसके अंदर जो मजबूती है, क्या हम उसको नाप सकते हैं? जो उसके अंदर जो कड़ापन आया है, क्या हम उसको नाप सकते हैं? वो जो मजबूती, वो जो कड़ापन है जिसको हम नाप नहीं सकते, जिसको हम तोल नहीं सकते, वो जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन विकास कहलाता है। यानी कि बालक के अंदर वो परिवर्तन, वो अभिवृद्धि जो हम नाप सक रहे हैं, तोल सक रहे हैं, वो अभिवृद्धि है। लेकिन उस अभिवृद्धि के साथ साथ उसके अंदर जो अन्य परिवर्तन हो रहे हैं, वे जो परिवर्तन हैं वे क्या कहलाते हैं? वे विकास कहलाते हैं। चलिए अब हम स्पष्ट रूप में अभिवृद्धि और विकास में अंतर की बात करते हैं। टॉपिक वाइज हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अभिवृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होते हैं। तो हम एक एक को क्लियर करते चलें। पहला कह रहे हैं कि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। जैसा कि अभी हमने बात की कि अभिवृद्धि जो होती है वो एक निश्चित समय तक होगी। बालक की जो लंबाई है वो एक निश्चित समय तक बढ़ेगी, उसके बाद बालक की लंबाई बढ़ना
बंद हो जाती है। जैसा कि बालिकाओं में जो लंबाई है वो 16 वर्ष की आयु तक और बालकों में 18 वर्ष की आयु तक बालक अपनी पूर्णतया लंबाई को प्राप्त कर लेता है। लेकिन विकास क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उसमें विकास की गति जो है वो अनवरत चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसलिए अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। फिर कह रहे हैं कि यह मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब कि बालक का वजन कितना हो गया, कि बालक का वजन अभी 4 किलो हुआ है, बालक का वजन अब कितना हो गया, बालक का वजन अब 10 किलो हो गया है, 12 किलो हो गया है। या बालक की लंबाई कितनी है, अभी बालक की लंबाई 2 फुट की है, अब बालक की लंबाई 3 फुट हो गई है, बड़ा हो गया, बालक की लंबाई 5.5 फुट हो गई है। ये जो स्थिति है इसको हम कह रहे हैं मात्रा। हम मात्रा अभिवृद्धि जो होगी वो कैसी होगी? मात्रात्मक होगी। जबकि विकास के अंदर मात्रात्मकता के साथ साथ क्या आती है? गुणात्मकता होती है। मात्रात्मकता तो है, क्यों? क्योंकि अभिवृद्धि विकास के अंदर निहित है। तो मात्रात्मकता के साथ साथ क्या होगी? गुणात्मकता भी होती है। तो उसके अंदर जो मजबूती आ रही है, उसके अंदर जो कड़ापन आ रहा है, उसके अंदर जो परिपक्वता आ रही है, वो क्या है? वो गुणात्मक है। तो अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं। फिर कह रहे हैं कि इसे मापा या तोला जा सकता है, जबकि इसका केवल मनोवैज्ञानिक मापन किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें बुद्धि की, तो बुद्धि को हम माप सकते हैं, लेकिन कैसे? हम वैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा बुद्धि को मापा जा सकता है। इंची टेप से नहीं नाप सकते कि बालक की बुद्धि कितनी लंबी हो गई है। हम तराजू से नहीं तोल सकते कि बालक की जो बुद्धि है वो कितने किलो की हो गई है। ये हम नहीं कर सकते हैं। बालक का जो मापन है, विकास का जो मापन है, वो केवल मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा किया जा सकता है, जबकि इसे मापा या तोला जा सकता है। अब हम बात करते हैं अभिवृद्धि का जो क्षेत्र है वो कैसा होता है? सीमित होता है। जबकि अभिवृद्धि का विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। इसको हम सही कर लें, विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। तो अभिवृद्धि का जो क्षेत्र है वो सीमित है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष को स्पष्ट कर रही है, जबकि विकास शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक, बालक के संवेगात्मक, बालक के सामाजिक, बालक का व्यक्तित्व, बालक में होने वाले सभी पक्ष जो हैं, विकास के जो सभी पक्ष हैं, वो इसके अंदर निहित हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभिवृद्धि का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है, जबकि विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। फिर कह रहे हैं अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है। विकास अभिवृद्धि में निहित नहीं है, लेकिन विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। अभिवृद्धि जो है वो विकास के अंदर निहित होती है, जबकि विकास जो होगा वो अभिवृद्धि के अंदर निहित नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारा देश है भारत, और इस भारत के अंदर हमारे बहुत से राज्य उसके अंदर पहले से निहित हैं, जिसके अंदर राजस्थान भी है, जिसके अंदर अन्य राज्य भी हैं। इसी प्रकार अभिवृद्धि जो है वो विकास के अंदर निहित है, लेकिन विकास जो है वो अभिवृद्धि के अंदर निहित नहीं है। आगे मंत्रों की बात करें, अभिवृद्धि जो होती है वो केवल बाह्य स्वरूप को बताती है। यह केवल बाह्य स्वरूप को बता रहा है, जिसे हम देख सक रहे हैं। हम देख सकते हैं कि बालक की लंबाई बढ़ रही है, हम देख सकते हैं बालक के वजन में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन विकास जो है वो बाह्य तो है ही है, लेकिन साथ साथ आंतरिक स्वरूप भी है। बालक के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, आंतरिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, बालक की बौद्धिक परिवर्तन हो रहा है, बालक के अंदर संवेगात्मक परिवर्तन हो रहा है, बालक के अंदर सामाजिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, जिसे हम बाह्य रूप में नहीं देख सकते हैं, वो क्या है? वो आंतरिक हैं। तो ये जो अभिवृद्धि और विकास है, अभिवृद्धि केवल बाह्य पक्ष को स्पष्ट करती है, जबकि विकास जो है वो बाह्य और आंतरिक दोनों स्वरूप को बताता है। अब बात कर रहे हैं अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित है,
जबकि ये शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि सभी पक्षों से संबंधित है। फिर कहते हैं अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है। एक निश्चित सीमा है, इसके बाद में अभिवृद्धि होना बंद हो जाएगी, जबकि विकास की कोई सीमा नहीं है। हम जितना विकास करना चाहें हम कर सकते हैं, हम जितना हमारे अंदर बौद्धिक विकास करना चाहें हम कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना बौद्धिक विकास कितना करना चाहते हैं, हम अपना संवेगात्मक विकास कितना करना चाहते हैं। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनवरत चलता रहेगा, जबकि अभिवृद्धि जो होगी वो एक निश्चित सीमा पर आकर रुक जाएगी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभिवृद्धि जन्म से प्रारंभ होती है। देखिए, बालक जब जन्म लेता है तब से अभिवृद्धि प्रारंभ होती है, जबकि विकास कहां से प्रारंभ होता है? विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। जब माता के गर्भ में बालक का जो अंश होता है वहां से बालक का विकास प्रारंभ होता है, और वो कहां तक रहता है? वो कहां तक रहेगा? वो रहेगा जब तक कि बालक अनवरत आजन्म, जब तक कि बालक मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए तब तक उसका वो विकास अनवरत चलता रहेगा। जबकि जो अभिवृद्धि है वो जन्म से प्रारंभ होगी, जबकि विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होगा। अभिवृद्धि जो नापी जा सक रही है, जिसको हम तोल सक रहे हैं, वो बालक के जन्म के पश्चात ही प्रारंभ होगी, जबकि बालक जब माता के गर्भ में है तब से बालक के अंदर विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और वो विकास बालक के अंदर होते हुए 9 माह और 10 दिन पश्चात जब बालक का जन्म होता है तब से लेकर बालक की अभिवृद्धि प्रारंभ होती है, जबकि विकास जो होगा वो उससे पूर्व प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? गर्भावस्था से बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो ये हमारा आज का विषय था, अभिवृद्धि और विकास। कल हम अगले जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, विकास के नियमों के बारे में बात करेंगे, और हम कंटिन्यू आगे चलते हुए इस पूरे टॉपिक को एक एक आयाम को हम क्लियर करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, इससे अन्य छात्रों को, अन्य अपने साथियों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।